ट्रांसपोज। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या उसको ट्रांसपोज करके निकालो तो दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड, if any two row of a determinant are interchanged, the value of determinant is multiplied by -1। यानी अगर आप कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज कर दो या कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दो तब डिटरमिनेंट निकालो तो पहले वाले की कंपेयर में वो माइनस में आएगा। ठीक है, अगर मान लो पहले 11 आया हो तो अब आएगा -11। ये इसकी सेकंड वाली प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है बस कि कॉमन कैसे लिया जाता है। मान लो एक डिटरमिनेंट है 2 4 6 और एक 0 1 3 -1 2 कुछ इस तरीके से है। तो मान लो फर्स्ट वाले कॉलम में से आपको कुछ कॉमन लेना है तो पूरे कॉलम में से आप एक सेपरेट नंबर को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा फिर 1 2 3 0 1 3 -1 और 2 1। तो ऐसे आप कॉमन ले सकते हो किसी भी डिटरमिनेंट में से, किसी भी एक रो में से या पर्टिकुलर कॉलम में से। अब एक बात समझनी है कि मैट्रिक्स में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मैट्रिक्स में पूरे में से ही कॉमन लिया जाता है, जबकि डिटरमिनेंट में आप सेपरेट एक रो या एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हो। ये तीन रूल समझ आए भाई? अब इससे आगे बढ़ते हैं। यस। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो, अगर कोई भी रो ऐसी है जो जीरो है उसके मैट्रिक्स उसके सारे एलिमेंट, तो इसका मतलब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट लिख दो 0। ये हमारा फोर्थ वाला रूल था। एक एक रूल को बड़े ध्यान से सीखना। और कल वाली क्लास में ही मैंने एक क्वेश्चन करा था, ये के ए मोड के इक्वल्स टू के की पावर एन ए, ये वही है, यही वही प्रॉपर्टी है। ठीक, क्या लिखा हुआ है? इफ ए बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो है n, एंड के बी एन स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी के कोई स्केलर है, वो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करो तो के की पावर n हो जाएगा वो। ठीक, जितनी उसमें रो है वो उसकी पावर में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ए मैट्रिक्स है 2/2 का, 2/2 का कोई मैट्रिक्स है और आपने इसमें 5 की मल्टीप्लाई करी तो 5 इंटू ए बनेगा। उसका डिटरमिनेंट अगर आप लो तो क्या बनेगा? 5 को कॉमन ले लो और पावर में आ जाएगा 2 और डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका ये मतलब है। ये इसमें फोर्थ बात हुई जो हमने सीखी। सबसे पहले क्या कि किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। दूसरी बात सीखी कि किसी भी डिटरमिनेंट की दो कॉलम या दो रो को आपस में चेंज करो तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तीसरी बात ये सीखी कि हम किसी भी डिटरमिनेंट के सेपरेट रो या सेपरेट कॉलम में से किसी भी एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे कि अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरा का पूरा ही जीरो हो जाए तो डिटरमिनेंट को सोल्व करने की जरूरत नहीं, फिर डायरेक्ट लिख दो, जीरो आएगा उसका आंसर। ठीक है, उसके बाद ये सीखा, देखो नंबर 4, ये थ्योरम दे रखी है एक प्रॉपर्टी की तरह ही, आपको ध्यान रखना है। इफ टू रो ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम। मान लो ये है आपका डिटरमिनेंट 2 3 1 0 -1 0 और ये आ जाएगा 2 3 1। तो चेक करो, अब ये 2 3 1 है और ये भी 2 3 1 है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। बात समझ आ रही है? हेलो? हाँ सर, आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ इसकी फिफ्थ वाली थ्योरम देखो, इन अ डिटरमिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है जो मैंने कल बताया था कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो
तो वही डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। जैसे A1 A1, B1 B2, C1 C1 दिया हुआ है। ये B1 कैपिटल वाले क्या है, कोफैक्टर है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि अगर एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की बजाय आप किसी भी कोफैक्टर से इनटू करते हो तो फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 0। ठीक है भाई, अगर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है तो फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू है। अगर कोरस्पॉन्डिंग से कुछ भी है, मान लो A1 के पास में A3 लिखा हुआ है और A2 के पास में A1 लिखा हुआ है और A3 के पास में A2 लिखा हुआ है, तो फिर 0 आएगा। नेक्स्ट, in a determinant each element in any row consists of the sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two। देखो, अगर आपके सामने ये वाला डिटर्मिनेंट लिखा हो, ठीक है, तो आप इसको सम की फॉर्म में लिख दोगे ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो फिर A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, फिर प्लस लगा दो और ये बन जाएगा क्या, फिर MB1 MB2 और MB3, और ये बन जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। मतलब ऐसे प्लस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो एक बार रिकैप करो फटाफट ताकि क्वेश्चन में आपके दिमाग तुरंत काम करे। पहली बात, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम आएगा। दूसरी बात कि अगर कोई दो कॉलम या कोई दो रो आपस में इंटरचेंज हो तो नेगेटिव में। तीसरी बात कि कोई भी अगर एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरा ही 0 हो जाता है तो फिर आंसर 0। और फोर्थ वाली ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगर दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में इक्वल आ जाए, 2 3 1 2 3 1 या कुछ भी आ जाए, तो फिर भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और डिटरमिनेंट 0 कब होता है, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी। ये एग्जांपल दे रखा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना, या अगर प्रूफ करने की बात आ जाए कि हाउ टू प्रूफ, तो आप कोई भी एक मैट्रिक्स अपनी तरफ से चूज कर लो। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स 1 2 3 4 ऐसे ही चूज कर लो और उसको ट्रांसपोज कर दो, दोनों का डिटरमिनेंट निकालो, बराबर आएगा। तो फर्स्ट वाली बात तो होगी प्रूफ। ठीक है भाई, इससे आगे सेकंड को कैसे प्रूफ करेंगे। सेकंड को प्रूफ करने का भी तरीका आसान है, कोई भारी बात नहीं है कि आप कोई मैट्रिक्स चूज करो। क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेट दे रखा है तो फिर आई वाली मैट्रिक्स ले लो, इसमें आई वाला एक एलिमेंट ले लो। ठीक, आई वाला एक एलिमेंट ले लिया। अब उसका क्या करो, आप उसका पहले मॉडुलस निकालो, सॉरी पहले डिटरमिनेंट निकालो, फिर उसका कर दो कॉन्जुगेट। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि पहले उसका कॉन्जुगेट कर दो फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, तब भी दोनों सेम ही आंसर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली याद रखनी है। इनका प्रूफ तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कोई भी मैट्रिक्स चूज करोगे प्रूफ हो ही जाएगा। बस इनको दिमाग में रखना है कि ऐसा होता है। पहले वाला तो प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, इसमें तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे वाला भी सेम है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये तो वैसे ही दिमाग में रह जाएगा। बस थर्ड वाले को देखो, प्रूफ करेंगे इसको। थर्ड वाले में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए थीटा। तो पहले ए थीटा को देखो, ये होता क्या है। ए थीटा होता है ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ठीक है, और हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाह रहा है कि उसका मॉडुलस कर दो, दोनों साइड में डिटरमिनेंट निकालो। तो ऐसे लगा दिया हमने, दो डंडे लगाए। ठीक, अब क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको। हमें पहली थ्योरम में हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए के ट्रांसपोज का जो मोड आएगा ना, यानी ये वाला किसके बराबर होगा, ए के मोड के बराबर होगा। ये हम जानते हैं पहले से ही। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ट्रांसपोज हटाओ तो सिंपल लिख सकते हैं इसको कि ए के मोड का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ रहा है, ए थीटा के मोड के बराबर आ रहा है। और यही तो प्रूफ करना था।
देखो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, कैसे दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करें। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो सीख लिया, कैसे मल्टीप्लाई करें दो डिटर्मिनेंट को, तो कुछ भी याद नहीं रखना, बस जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे ऐसे ही करेंगे। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ये आपने 12th क्लास में डिटर्मिनेंट की लास्ट एक्सरसाइज होगी 4.6 या 7, उसमें सीखा था ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। यानी डिटर्मिनेंट का हम यूज कहाँ करते हैं, क्या फायदा होता है इसका, हम इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन है उनको सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। जी सर। ठीक है, और उसी को कहते हैं क्रैमर रूल। तो एक क्वेश्चन समझाऊंगा फिर आप करके दिखाना। देखो ये हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है, और सबसे पहले देखो होमोजीनियस क्या होता है, आपको पता है होमोजीनियस क्या होता है? ये जो वर्ड लिखा हुआ था होमोजीनियस, इसका क्या मतलब है? और एक दूसरा वर्ड है इसी में ही, नॉन होमोजीनियस। पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए। बैठ जाएगा। बताओ भाई क्या होता है इसका मतलब? सर पता नहीं। देखो स्टार्टिंग से पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0, वो एक लीनियर है। पहले लीनियर का मतलब पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है? ये तो 10th क्लास में सीख लेते हैं भाई। इसकी मल्टीप्लाई एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से होती है। नहीं, लीनियर इक्वेशन देखो, सबसे पहले समझो इक्वेशन कितने टाइप की होती है। ये आपने सीखा है 9th क्लास में। डिग्री क्या होती है, जैसे हिंदी में उसको कहते हैं शायद कोटि या क्रम, कुछ ऐसा करके, अब उसको भूल जाओ, बस इंग्लिश वाला ही याद रखो। डिग्री क्या होती है किसी भी इक्वेशन की, कि कोई भी वेरिएबल है, जैसे हमारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण कहते हैं इसको, इसकी डिग्री कितनी है, एक्स की पावर कितनी है, हाईएस्ट सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2। है सर। तो वही इसका मतलब इसकी डिग्री हुई। अगर ये क्यूबिक हो जी तो सर। इसकी डिग्री हो जाएगी 3, अगर ये पावर ही ना हो तो फिर डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, तो जिनकी डिग्री 1 जी। होती है उनको कहते हैं लीनियर इक्वेशन, जिनकी डिग्री 2 होती है उनको कहते हैं क्वाड्रेटिक, जिनकी डिग्री 3 होती है उनको कहते हैं क्यूबिक, और 4 वाली भी लिख लो चलो, ये होती है बाई क्वाड्रेटिक। इनको नोट कर लेना भाई। इससे आगे चले, देखो अब हम समझ रहे थे होमोजीनियस क्या होते हैं, लीनियर तो सीख लिया। अब इसमें डिग्री, इसको ध्यान से देखो, इसमें जो वेरिएबल है ना एक्स वाई जेड, इनकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है, 1। 1, तो इसलिए इनको कहा गया लीनियर। और ये होमोजीनियस वर्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितने कांस्टेंट हैं उतने ही वेरिएबल हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z, तो ये तो होमोजीनियस है। अब नॉन होमोजीनियस अंतर कैसे करेंगे, मान लो ऐसे लिखा हो 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5, तो यहाँ 5 के साथ में तो कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये वाली है नॉन होमोजीनियस और ये वाली है होमोजीनियस। अंतर समझ आ गया? जी सर। तो ये जो काम कर रहे हैं ना हम, जो क्रैमर रूल लगा रहे हैं, वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए करते हैं।
ठीक है। अब देखो ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं, इनको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखो x, आपका टारगेट क्या है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। यहाँ लिख दो x, फिर y, फिर z, फिर 1, फिर सबके अपोन अपोन में ऐसे लगा दिया, और ये 2 डंडे लगे। देखो इन इक्वेशन को पहले एक दूसरे के साथ में लिख लो तो बेहतर समझ आएगा। इनको लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 6। दूसरा है 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल्स टू 7। और तीसरा है 3x प्लस 2y प्लस 9z इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे हम x के नीचे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब जो x वाला है उसको पूरे को हाइड कर लेंगे, और जो बाकी बचे हुए हैं ना इनके कोफिशिएंट को लिखेंगे। ठीक है, इनके कोफिशिएंट को डिटरमिनेंट बना के लिख देंगे। देखो 2 4 2 3 1 9 6 7 14। ठीक है भाई। ठीक। अब y वाले को ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 3 1 9 6 7 14। फिर z वाले को ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 2 4 2 और 6 7 14। फिर 1 वाले को ऐड कर लेंगे तो ये x y z के लिख देंगे 1 2 3 2 4 2 3 1 9, ऐसे लिख दिया। अब मुझे आपको डिटरमिन, ये जो 4 डिटरमिनेंट बने हुए हैं इनको सिंप्लीफाई करके बताओ। प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख के करेंगे, ये तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। जी सर। बनाओ, चारों को बनाओ और क्या आंसर है बताओ।
हो गया भाई? हो गया सर। बताओ फर्स्ट वाले का क्या आया, एक्स के नीचे जो लिखा हुआ है 176। 176। अच्छा, वाई के नीचे जो आया 118। 118, ठीक है। अच्छा, जेड के नीचे -20। -20, और 1 के नीचे 40। +40, है ना? यस सर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ये वाला। दोनों का सेम आंसर आया, कुछ अलग अलग है? सर अलग अलग है। आप बताओ अगर अलग आ रहा है तो। सर ये जो एक्स है ना उसके कोनो -20 आ रहा। आंसर देख लो आप इनके। हाँ हाँ ठीक है, बोलो आगे। -20 आ गया, आगे जो वाई का +20 आ रहा। यहाँ +20 आ गया। अच्छा जी, जेड के नीचे जेड वाले का 34 आ रहा। ये 34 आ 34। गया। अच्छा जी, और 1 के नीचे बंदी के नीचे ये आ रहा सर। 40। देखो फर्स्ट वाले का -20 बिल्कुल ठीक है, -20 आएगा। y के नीचे जो है, जो गलत है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। अब देखना कहाँ गलती करी। देखो 1 3 6 2 1 7 3 9 14 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हम 1 को मान लेंगे और उस रो और उस कॉलम को भूल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो लिखे हुए हैं इनको कर देंगे सोल्व। 14 -9 7 जा 63, फिर -3 लिख दिया, उस रो और उस कॉलम को हाइड करके बन जाएगा 28 - 21, फिर उसके बाद 6, फिर उस रो और उस कॉलम को हाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 18 - 3। 3। ठीक है, इसको यहाँ देखो, जब 14 और 63 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? -49। -49। हाँ यस सर। -49 आ गया, और फिर -3, ये 7 बचा हुआ है तो डायरेक्ट 21 लिख दें इसको। -21। फिर +6, ये 15 बचा हुआ है, और 6 × 15 हो जाएगा 9। ठीक। अब 49 और 21 कितना हो जाएगा? 70 माइनस 70। में, और ये 90, तो 20 ठीक है भाई। -20 + 20, 34 वाले को देखते हैं। अच्छा। ओके। देखो प्लस माइनस प्लस ये लिख दिया, और हम 1 को ले लेंगे, उस रो और उस कॉलम को हाइड करके 14 4 जा कितना हो जाएगा? 56 -14, फिर -2 लिख दिया, उस रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे, बन जाएगा 28 - 21, 28 - 21, फिर उस रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे तो बन जाएगा 4 - 12,
ठीक है, 6 को लिखेंगे पहले और 4 माइनस 12, ठीक है। तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, 56 में से 14 को माइनस कर लो बस, 6 माइनस 4 2 और 5 माइनस 1 4 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 6 और ये आ जाएगा माइनस 8। तो 42 माइनस 14 प्लस 48। 8 ठीक है भाई, तो इन दोनों को प्लस कर लो, 48 और कितना आ जाएगा हमारा 90 बन जाएगा ना। ठीक है, 90 में से अगर 14 को माइनस करोगे तो कितना बनेगा 76। 76 तो z के नीचे जो आएगा वो 76 आएगा। अब ये लास्ट वाला चेक कर लेते हैं फटाफट। देखो पहले 1 लिखा, उस रो और उस कॉलम को छोड़ दिया तो 39 4 जाने 36, 36 में से 2 को माइनस कर तो 34 आ गया। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। yes sir अब उस रो और उस okay कॉलम को छोड़ दिया तो 9 2 जा 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा 15, फिर 3 आ जाएगा और रो कॉलम को छोड़ के कितना बनेगा 2 2 जा 4 माइनस 12, yes sir ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 12 यानी माइनस 8 आ जाएगा। तो 34 माइनस 30 माइनस 24, तो ये आ जाएगा हाँ। माइनस 20। ये माइनस 20 आएगा भाई, ठीक कर लेना इसको। okay sir ठीक है, फिर अब देखो एक्स वाई जेड कैसे निकलेगा। आप एक एक को उठाओगे और इसके साथ में कंपैरिजन कर दोगे तो ये बन जाएगा x बाई माइनस 20 और 1 बाई माइनस 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। ऐसे ही y की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, और z की वैल्यू कुछ बन जाएगी कितनी 76 ऊपर 20 नीचे, कैंसिल करके आंसर आ जाएगा z का भी। तो ये तरीका है, इसको कहते हैं क्रैमर रूल। ठीक है भाई, okay sir आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स खत्म नहीं हुआ पूरा, अभी इसमें धीरे धीरे आएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। 12th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए का इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए adjoint अपॉन a of a डिटर्मिनेंट ऑफ ए। determinant of a ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना तो सीख ही लिया, बस एडजॉइंट ऑफ ए सीखेंगे, बाकी सारा काम वही है। ठीक है, और वो भी बड़ा आसान है। मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A21 A22, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो यहां लिख लो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे, जो कल मैंने बताया था माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकाल लो, A21 A12 A22, उनको लिख दिया ऐसे कोफैक्टर बना के। ठीक है भाई, तो यहां क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए यानी ट्रांसपोज ऑफ, सॉरी ये हमें लिखना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए फाइंड करें ना, इसको हटा के हमने लिख दिया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी ये जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना ना, अगर इसको ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट बन जाएगा बस। तो कैसे ट्रांसपोज करेंगे इसको, A11 A12 A21 और A22, बस यही हो गया एडजॉइंट, और कुछ नहीं। ठीक है, और कभी कभी एडजॉइंट के प्लेस पे एडजुगेट भी लिखा होगा, तो वो एक ही बात है। ठीक है भाई, अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और उसको उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट से के बराबर ही आएगा। ठीक है, और किसके बराबर आएगा, ए के डिटरमिनेंट के और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो ये इक्वेशन दिमाग में छाप लेना। ठीक है भाई, ठीक है सर इसके बाद नेक्स्ट, ये तो वही याद है।
एडजॉइंट निकाल के दिखा रखा है, चलो इसका एडजॉइंट निकाल के बता दो मुझे। ये छोटी सी मैट्रिक्स दे रखी है, A इज इक्वल्स टू अल्फा गामा बीटा और इसको कहते हैं डेल्टा। सर निकल गया। निकल के बताओ क्या है। डेल्टा। स्टार्टिंग में डेल्टा, यस सर, फिर गामा, फिर गामा, फिर बीटा, फिर बीटा फिर अल्फा, और फिर अल्फा। फिर अल्फा। सारे प्लस में? यस सर। नहीं सर, एक माइनस में आएगा, ये दो है। कौन से माइनस में? बीटा, बीटा और गामा माइनस में है। बीटा और गामा माइनस है। यस। चेक कर लेते हैं। उल्टा पुल्टा कर दिया आपने, कुछ ट्रांसपोज नहीं करना इसका। सर ट्रांसपोज नहीं किया, सेम ही है ये सर, मेरा बी वाला जो बी फैक्टर हो रहा है। हाँ बी ये तो निकाल लिया ना। ये आपने क्या निकाला? ये निकाला Yes, sir. कोफैक्टर। कोफैक्टर का सेट है ये पूरा। कोफैक्टर। हाँ सर, कोफैक्टर तो निकाला है। हाँ, बाकी हमें क्या ट्रांसपोज करना है? एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए जो कोफैक्टर का आपने बनाया ना मैट्रिक्स, उसको जस्ट ट्रांसपोज कर दो तो फिर एडजॉइंट आ जाएगा। तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे, कैसे बन जाएगा? ये डेल्टा, फिर माइनस गामा यहाँ होगा, या ऐसे हो जाएगा डेल्टा माइनस बीटा माइनस गामा और अल्फा। अल्फा। ठीक है भाई। अब चाहे मैट्रिक्स 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, आप निकाल दोगे एडजॉइंट। और एडजॉइंट आ गया तो इनवर्स भी सीख लिया। ठीक है, देखो ये सेकंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ट्राई करना। ठीक है भाई, ये यहां तक का हो गया। देखो अब आपकी बुक में या जो भी इसके क्वेश्चन है ना मैट्रिक्स वाले, जो इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन है, वो सारे ट्राई करो। ठीक, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये बताऊंगा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है भाई, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक।